नमस्ते। और आज हम पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। और आज हम पेपर सॉल्यूशन कौन सा देखने वाले हैं? पेपर सॉल्यूशन 4। तो आज पेपर सॉल्यूशन 4 देखते हैं, जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका। ठीक, तो आगे चले। हाँ, उससे पहले ये बता देते हैं कि आज जन्माष्टमी है। और आज जन्माष्टमी के दिन आपको एक महा ऑफर दिया जा रहा है। और ये 16 अगस्त तक रात्रि 12 बजे तक है। इसमें भी अगेन आपको क्या मिल रही है? 40% छूट मिल रही है। और ये जो 40% छूट है, ये हमारे ऐप के जितने भी कोर्सेज हैं, हिंदी के और जीके के, उन सब जगहों पर आपको क्या कर रही है? बराबर मिल रही है। तो जन्माष्टमी महा ऑफर 11 से 16 अगस्त रात्रि 12 बजे तक है। तो जिसको जो भी बैच खरीदना है और जो भी टेस्ट सीरीज परचेज करना है, वो जल्दी जाएं और उसे क्या करें? परचेज करें। चलो, अभी एक और बात कर लेते हैं। आपके वरिष्ठ अध्यापक प्रतिभा खोज परीक्षा होनी है 24 अगस्त को, रविवार को। और इस बार ये परीक्षा फर्स्ट पेपर जीके के साथ साथ 3 सब्जेक्ट में हो रही है। और पहला सब्जेक्ट है आपका हिंदी, दूसरा सामाजिक और तीसरा विज्ञान। तो इन 3 सब्जेक्ट के साथ साथ हम फर्स्ट पेपर को भी करवा रहे हैं। और जो सेंटर रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं जयपुर, सूरतगढ़, बीकानेर, चूरू, नौहर, सीकर, कोटा, बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर। ये सारे के सारे हमारे क्या रहने वाले हैं? सेंटर रहने वाले हैं। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो एनडीसी क्लासेस के ऐप पे जाइए और उसे क्या कीजिए? रजिस्टर्ड कीजिए। टॉप 10 में आप शामिल अगर होते हो तो आपको क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा। और अगर आप कॉल भी करना चाहते हो तो इन नंबर्स पे क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। ठीक, आगे चलें। चलो, हाँ, अभी देखो पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, खस नामक घास राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो बेसिकली खस है, या पामरोजा आता है एक, पामरोजा। ये भी एक घास है जो कि सुगंधित घास है। तो राजस्थान के अंदर सुगंधित घासें हैं बहुत सारी, और उसमें आपको खस पूछा है। तो खस जो मिलती है वो मिलती है डीग, भरतपुर में। और भरतपुर के अंदर इसको क्या करते हैं? हम देखते हैं। तो देखो, भरतपुर लगभग 3 ऑप्शन में दे रखा है, एक ऑप्शन में नहीं है। तो देखो, भरतपुर में दिखेगी आपको ये, दौसा में दिखेगी, करौली में दिखेगी, टोंक में दिखेगी, इवन सवाई माधोपुर में भी दिखेगी खस। कहाँ मिलेगी? सवाई माधोपुर में। तो हमारा सही आंसर जो है ना, वो सेकंड होगा। अब इसके खस को बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। खस के अलावा जो आपको जो सुगंधित घासें हैं राजस्थान की, जिनके पास अच्छी फ्रेग्रेंस है, अच्छा खुशबू है, वो याद रखनी है ना। तो खस के अलावा जो आपको याद रखनी है, वो कौन कौन सी याद रखनी है? देखो, एक तो मोतियो याद रखनी है, ठीक है। दूसरी याद रखनी है आपको सुगनी। कौन सी? सुगनी। और तीसरी कौन सी याद रखनी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बूर। अब ये तीनों की तीनों जो घासें हैं, बेसिकली बीकानेर रीजन में मिलती है। बीकानेर में और डूंगरगढ़ में मिलेगी आपको। और कौलायत के साइड आपको ये मिलेगी, देशनोक के साइड भी आपको ये मिलेगी। और बूर का एक बहुत अच्छा प्रकार है जिसे बोलते हैं ओलेविया। बूर की ही एक नस्ल है जिसे बोलते हैं ओलेवरी, है ना। इसमें भी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है, इसे बोलते हैं ओलेवरी। और ये मिलती है आपको जोधपुर में। कहाँ मिलती है? जोधपुर के अंदर। और जोधपुर में भी स्पेशली अगर पूछोगे तो ओशिया और लोहावट क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? ओशिया और लोहावट में। तो अब जो है ये वाला जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, राजस्थान के अंदर घास इसलिए मिलती है क्योंकि राजस्थान के अंदर जो रेनफॉल है वो कम होता है, वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो कम है। अब जब राजस्थान के अंदर है ना, वार्षिक वर्षा का औसत कम है, तो बड़े पेड़ नहीं दिखेंगे आपको। तो आपको क्या दिखेगा? घासें दिखेगी। तो आपने वैसे देखा है जनरली धामण, करण, लीलण, ये और अंजन, ये जो घासें हैं वो दुधारू पशुओं को खाने के काम आती है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर एक बड़ी वैरायटी है जो ऐसी घासों की जिनके पास एक अच्छी खुशबू है। पशु क्या करते हैं? इनकी खुशबू के कारण इसको खाते नहीं है। इनसे इत्र बनता है और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, इनसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। और बेसिकली पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर के आइड साइड जो है, मोतिया, सुगनी और बूर बहुत फेमस है। और बूर का इस्तेमाल बीकानेर में ढोकला बनाने में होता है। और जब दिवाली आती है तब भी बीकानेर के अंदर बूर के जो डंठल होते हैं उनकी पूजा होती है। अब एक और प्रजाति है बूर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ओलेवरी। और ये जो ओलेवरी है, ये जोधपुर के ओशिया और लोहावट में मिलती है। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको क्या रखनी है?
ध्यान रखनी है। खस और पामडी रोजा जो है वो आपके पूर्वी राजस्थान के साइड है। अब बजेड़ा, बजेड़ा जो है वो क्या है बेसिकली, तो बजेड़ा जो है वो पान का खेत है। पान के जो डंठल होता, पान का जो पत्ता होता है ना, उस पान के पत्ते को आपको ऊपर चढ़ाना होता है। तो आपको एक ऐसा ना झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, बजेड़ा, क्योंकि बेल को सहारा चाहिए ना चढ़ने के लिए। तो बेल के लिए जो बजेड़ा बनाया जाता है पान के खेत को, उसी को बोलते हैं। फिर देखो राजस्थान में चना उत्पादक प्रमुख जिले, देखो चना से क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान में, और यहाँ पे सही आंसर होगा बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये प्रमुख जिले हैं। इन्होंने प्रमुख जिले पूछे हैं, तो प्रमुख जिले होंगे बीकानेर, हनुमानगढ़ और चना। देखो चना जो है वो राजस्थान के अंदर रबी की फसल है। किसकी फसल है, रबी की, पहले तो यही बात ध्यान रखना। अब दूसरी यहाँ पे किस्में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस साल मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा अंदर से मतलब लग रहा है कि इसकी किस्में पूछी जा सकती हैं। इसकी किस्में जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है, एक तो सम्राट, एक वरदान, वरदान भी किसकी किस्म है, चना की किस्म है। इसके अलावा जो याद रखनी है किरण, और एक है पूसा 209, पूसा 209, ये किस्में बड़ी इंपॉर्टेंट है चना की। और आपको ये भी याद रखना है कि पूरे देश में, पूरे देश में चना उत्पादन के अंदर, चना उत्पादन के अंदर जो राजस्थान है वो कितने नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है 19.57% के साथ। ये चीज भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। और चना से बेसन बनता है बेसिकली, और चना बहुत ज्यादा आपको क्या देता है, दलहन में प्रोटीन भी देता है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की वनस्पति राजस्थान में नहीं मिलती, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क मिलता है, कंटीली भी मिलती है, मरुस्थलीय भी मिलती है, लेकिन मैंग्रोव वनस्पति राजस्थान में कैसे मिल सकती है, क्योंकि राजस्थान के पास क्या नहीं है, समुद्र नहीं है। ये समुद्रीय वनस्पति है। कैसी वनस्पति है, समुद्रीय वनस्पति है। तो दूर दूर से इसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले 4 क्वेश्चन अच्छे से देखे, अब आगे चलते हैं। अब देखो अगला, सागवान रोपण। अब सागवान का जो पौधा है उसके रोपण के लिए कौन सी जिले उपयुक्त है। तो आप सोचो सागवान को पानी चाहिए, तो सागवान आपके कभी भी पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में हो ही नहीं सकता, वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर होगा। और दक्षिणी राजस्थान में चूंकि बारिश अच्छी होती है तो बांसवाड़ा और उदयपुर। फिर देखो निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है। अब ये जो परियोजना है ये जीका द्वारा वित्त पोषित है, पहले तो ये ध्यान रखना। ठीक, दूसरा इसमें ये है कि इसके 2 फेज है, और इसके अंदर हम कह रहे हैं कि इसमें 10 जो है 10 जो है मरुस्थलीय जिले शामिल है। कितने मरुस्थलीय जिले इसके अंदर शामिल है, 10 मरुस्थलीय जिले इसके अंदर शामिल है, और 5 गैर मरुस्थलीय जिले इसके अंदर शामिल है, और 7 जो है 7 जो है इसके अंदर संरक्षण रिजर्व जो है, कंजर्व रिजर्व जो है, उनके अंदर ये परियोजना चल रही है, और जीका ने इसके लिए पैसे दिए हैं। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या नहीं है, जैव विविधता को बढ़ावा देना बिल्कुल है, वृक्षारोपण पर काम करना ये भी है, परिस्थितिजन्य पर्यटन का संरक्षण है ये भी है, इवन गरीबी मिटाना और आजीविका के नए साधन जुटाना भी है, लेकिन बाढ़ नियंत्रण नहीं है। क्यों नहीं है बाढ़ नियंत्रण, क्या राजस्थान में इतनी बाढ़ आती है कि हमें राजस्थान वानिकी विकास और जैव विविधता परियोजना, और वैसे भी देखो मैच नहीं करता, वानिकी विकास और जैव विविधता परियोजना और नीचे क्या लिखा हुआ है, बाढ़ नियंत्रण, तो दोनों क्या नहीं होते, नाम से मैच नहीं होते ना, मतलब ये हमारा क्या नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा। फिर देखो निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर निकालो। तो शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, बिल्कुल राजस्थान के दक्षिणी भाग में। अगर आप नक्शे में देखेंगे राजस्थान के तो हम पाएंगे कि ये सबसे नीचे की तरफ है। कहाँ है, सबसे नीचे। ये जो इलाका है बेसिकली, ये थोड़ा बहुत इधर भी, ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये शुष्क सागवान वनों का है, बेसिकली एमपी से लगता हुआ क्षेत्र जो है वो। तो शुष्क सागवान जो वन है वो यही मिलते हैं। अब पता है इनको राजस्थान में शुष्क सागवान कहा जाता है, एमपी और में शुष्क सागवान नहीं कहा जाता। क्यों, क्योंकि सागवान के पेड़ को बारिश चाहिए 200 सेंटीमीटर से ऊपर, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी भाग में ये 75 से 110 के बीच में उग रहा है। तो ये जो वैरायटी है ये शुष्क कंडीशन में भी क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है, तो इसीलिए इसका नाम शुष्क सागवान है। सागवान के वनों को 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सही। माउंट आबू पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही।
पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं, गलत। मिश्रित पतझड़ वन जो हैं वो आपके पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पूर्वी राजस्थान में, ये ध्यान रखना। ठीक, मिश्रित पतझड़ वन जिसमें खैर के पेड़ होंगे, जिसमें पलाश के पेड़ हों, पलाश के वन होंगे, जिसके अंदर आप साल के वन देखेंगे, सागौन के वन देखेंगे, वो सारे के सारे मिश्रित हैं। वो सारे के सारे कहाँ मिलते हैं? पूर्वी राजस्थान में। जबकि पश्चिमी राजस्थान में आपके मिलता है उष्ण कटिबंधीय कटीला वन। कौन सा वन मिलता है? उष्ण कटिबंधीय कटीला वन। तो जाहिर सी बात है कि सी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। तो देखो सी को काटो, जैसे ही आप हर जगह से सी को, सॉरी डी को काटना है, सी को काट दिया, गलती गलती गलती, डी को काटना है। किसको काटना है? डी। जैसे ही आप डी को कट करते हो, डी आंसर में नहीं है लेकिन ए बी सी है, तो फोर्थ आंसर आ गया आपका ऑटोमेटिक। ए बी सी क्या है? सही है, क्योंकि इन्होंने सही कथन पूछा है। आगे चले, चलो। राजस्थान में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 8वां क्वेश्चन। तो राजस्थान के अंदर जो आपका वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था वो लागू हुआ था 25 अक्टूबर। कब लागू हुआ था? 25 अक्टूबर 1980 को। अब यहाँ पे सिर्फ ईयर पूछा है तो हम क्या कर देंगे? 1980। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन कितना इजी है। राजस्थान में वालरा क्या है? तो वालरा जो है राजस्थान के अंदर जो भील जनजाति है या जो जनजातीय क्षेत्र है उनके द्वारा किया जाने वाला शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, स्थानांतरण कृषि है। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फिर देखो राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु किस ऐप का विकास किया गया? तो राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व हेतु धरा ऐप। कौन सा ऐप है? धरा ऐप। इस ऐप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है राजस्थान के अंदर, धरा ऐप की। ये धरा ऐप के पास राजस्थान का पूरा भूमि रिकॉर्ड है, सारा का सारा राजस्थान का भूमि रिकॉर्ड है इसके पास, है ना। जमाबंदी, सब कुछ, जमाबंदियां जितनी भी हैं वो सब कुछ डिजिटल रूप में जो है वो किसके पास है? राजस्थान के धरा ऐप के पास है। ठीक, चले, चलो। अब खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो सांगा की आंख में अचानक तीर लगना नहीं, सांगा की कुशलता में कमी नहीं, बाबर की सैन्य व्यवस्था के पास तुलुगामा पद्धति थी, यही था। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ और आपको बार बार याद रखना है कि बाबर की ये जो तुलुगामा पद्धति थी, इस तुलुगामा पद्धति का नेतृत्व बाबर ने किसे दिया था? ये 100% अपकमिंग एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तुलुगामा पद्धति का नेतृत्व करने वाले 2 लोग थे, वो थे मलिक कासिम और मुनिम अत का। नाम लिख के दे रही हूं, मलिक कासिम। और मैं बहुत श्योर हूं यहाँ पे, मैं 100% श्योर हूं कि ये क्वेश्चन आएगा। मलिक कासिम, क्योंकि जिस हिसाब से अब पेपर बदल रहे हैं ना उस हिसाब से, मलिक कासिम एवं मुनिम अत का। कौन? मुनिम अत का। मुनिम अतका जो है तुलुगामा का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? मलिक कासिम एवं मुनिम अतका कर रहे हैं। ठीक है, और ये लोग तुलुगामा का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जो तोप खाना था इसी युद्ध के अंदर, जो तोप खाने का नेतृत्व है बाबर की तरफ से, किसकी तरफ से? बाबर की तरफ से तोप खाना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे उस्ताद अली। कौन थे वो? उस्ताद अली थे। तो खानवा का युद्ध जो हमारा होता है 1527 के अंदर, उस खानवा के युद्ध के अंदर सांगा की पराजय का कारण यही था कि बाबर के पास क्या था? पूरा का पूरा तुलुगामा सिस्टम था, तोपखाने थे, इस वजह से वो जीता। तो 17 मार्च 1527 को जो आपके युद्ध होता है खानवा का, उसमें बाबर की सैन्य व्यवस्था में तुलुगामा पद्धति में ये दोनों नाम याद रखने हैं जिनके पास नेतृत्व था मलिक कासिम और मुनिम अतका, और तोप खाने का नेतृत्व किसके पास था? उस्ताद अली के पास था। ये लाइनें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो निम्नांकित में से कौन सा तथ्य असत्य है? तो देखो कौन सा तथ्य असत्य है। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंधों ने राजपूत मुगल संबंधों गठबंधन को दृढ़ता दी। बिल्कुल सही है ये तो स्टेटमेंट। मुगल के साथ जो वैवाहिक संबंध हुए उससे राजपूत मुगल संबंध में मजबूत हुए। जहांगीर ने मानसिंह का मनसब घटा दिया। बिल्कुल जहांगीर ने घटा दिया था। मानसिंह अकबर के काल में 10,000 ही नहीं, मानसिंह को 7,000 का मनसब था। कितने का मनसब था? 7,000 का। ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, आंसर यही है। राजपूत शासकों ने मुगल सत्ता के लिए यथेष्ट योगदान दिया। बिल्कुल राजपूत शासक जो है मुगल सत्ता के लिए खूब लड़े,
उन्होंने मुगल सत्ता के लिए खूब क्या किया है, बलिदान दिया है। इतना बलिदान अगर वो स्वयं के लिए देते तो शायद भारत की राजनीति और इतिहास क्या होता, थोड़ा अलग होता। लेकिन जैसी परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने क्या किया, काम किया। क्योंकि हम कभी भी डिसाइड नहीं करते कि क्या होगा, परिस्थितियां डिसाइड करती हैं। तो शायद उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से यही सही था। अब आ जाओ खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ कौन कौन शामिल नहीं था। तो यहाँ पे अगेन मैं थोड़ा कुछ आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी, वो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है ये गौर से सुनना। जो 1527 के अंदर आपका खानवा का युद्ध होता है ना, उसमें बेसिकली होता क्या है कि बहुत कोशिश करते हैं सांगा की वो अफगानियों के साथ मिल जाए और बाबर को क्या कर दे, तोड़ दे। लेकिन बाबर की कोशिश ये रहती है कि सांगा और अफगानी एक नहीं हो। अब बाबर का ये सपना पूरा हो जाता है, सांगा अफगानी लोगों से मिल नहीं पाता। अब जो सांगा है पता है वो क्या करता है, उसे पता है कि अगर मैं जो सांगा हूँ, मैंने थोड़ा धौलपुर पे क्या कर लिया, अटैक कर लिया, खंडार के किले पर क्या कर लिया, अटैक कर लिया, धौलपुर पे अटैक कर लिया, तो दिल्ली फिर कहाँ दूर है, फिर दिल्ली तो पास ही है। तो पता है ये जो सांगा होता है ये क्या करते हैं, ये खंडार का किला रणथंबोर, एक दूसरी बयाना और धौलपुर, बयाना और धौलपुर यहाँ पे अच्छा तकड़ा क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और जैसे ही यहाँ ये कब्जा करते हैं और बाबर को समझ में आ जाता है कि भाई ये आदमी तो दिल्ली पर हमारी गद्दी पर क्या करेगा, अटैक करेगा। क्योंकि ये खंडार बयाना धौलपुर जो है दिल्ली के लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो अब खानवा के युद्ध के लिए तैयार है बाबर भी। और इसी समय सांगा को क्या करना पड़ता है, पाती पर्वन शुरू करना पड़ता है। पाती पर्वन का मतलब कुछ नहीं है, पाती पर्वन का मतलब है सांगा जस्ट नीड अ हेल्प। सांगा ऐसे हाथ लगाता है, यार प्लीज मेरी मदद करो। हम सब इकट्ठा होंगे और बाबर को क्या करेंगे, वापस भेज देंगे उसके घर, यहाँ नहीं बिठाएंगे। तो पाती वर्वन शुरू करता है और सांगा के साथ लोग आते हैं। अब आपको याद रखना है, देखो सबसे पहले याद रखना, अब एग्जाम का जो दौर बदला है उसमें जालोर से इनके साथ कौन था, जालोर से इनके साथ कौन था ये याद रखना। जालोर से इनके साथ थे रामदास सोनगरा। कौन थे, रामदास सोनगरा। सबसे पहले इन्हीं व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक, चंदेरी से मेदिनी रॉय है, वहां ऑप्शन में दे रखा है। और मालदेव थे, जोधपुर से मालदेव राठौड़ थे, मेड़ता से रायमल राठौड़ और रतन सिंह राठौड़। सिरोही से कौन थे ये भी याद रखना है, और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगी। सिरोही से थे आपके अखेराज सोनगरा। कौन थे, अखेराज। सिरोही से आपके अखेराज देवड़ा थे, सॉरी सोनगरा बोल दिया, सिरोही में देवड़ा राजपूत है, तो अखेराज देवड़ा ये याद रखना है। ढूंढाड़ से इनके साथ कौन थे, तो ढूंढाड़ से इनके साथ थे आपके पृथ्वीराज। कौन थे, पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज का भी नाम हमें क्या रखना है, याद रखना है। देवलिया से बाघ सिंह थे, सादड़ी से झाला अज्जा थे और गोगुंदा से झाला सज्जा थे। तो ये सब लोग इनके साथ थे। अब मैंने क्यों कहा आपको सिरोही के अखेराज देवड़ा और धुंधाड़ के पृथ्वीराज का नाम याद रखना है, क्योंकि एक चीज है, जब घायल हो जाते हैं सांगा, जब घायल हो जाते हैं सांगा बसवा के अंदर, जब इस युद्ध के अंदर जब सांगा घायल हो जाते हैं तो बसवा दौसा, तो घायल सांगा को बसवा दौसा लाया जाता है। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्जाम का क्वेश्चन है। तो उन्हें बसवा दौसा लाया जाता है। ये बसवा दौसा लाने वाले उनके 3 दोस्त जो उनके सहयोगी थे वो कौन कौन थे, तो वो थे मालदेव राठौड़ एक, दूसरे कौन थे, ये ढूंढाड़ के पृथ्वीराज, और तीसरे कौन थे, सिरोही के अखेराज। ये क्वेश्चन भी आएगा कि भाई जो घायल सांगा है, जो कि घायल हो गया है किसमें, खानवा के युद्ध के अंदर घायल हो गया है, तो इस घायल सांगा को कौन से लोग जो हैं वो बसवा दौसा ले जा रहे हैं, तो ढूंढाड़ के पृथ्वीराज, सिरोही के अखेराज और मालदेव राठौड़, और जालोर से इनके सहयोगी रामदास सोनगरा है। ये लाइन आपको याद रखनी है। तो अब आपको पता चल गया है कि खानवा के युद्ध में सांगा के साथ कौन शामिल नहीं था, तो मोहम्मद लोदी द्वितीय नहीं, अरे सॉरी, तो इनके साथ कौन शामिल नहीं था, तो देखो मेदिनी राय था, और इनके साथ उदय सिंह भी था, अशोक परमार था, मोहम्मद लोदी सेकंड नहीं था। अफगान संबंध बन नहीं पाया था, तो लोदी सेकंड इनके साथ नहीं था। 14 राय सिंह महोत्सव। राय सिंह महोत्सव संस्कृत की बुक है, जो स्वयं बीकानेर के शासक, जो स्वयं बीकानेर के जो राजा रहे हैं राय सिंह, उन्होंने ही लिखी है। तो ये बेसिकली क्या है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, संस्कृत लैंग्वेज में है, जो खुद किसने लिखा है, राय सिंह जी ने खुद ने लिखा है। आगे चले,
चलो हाँ, अभी बात कर लेते हैं कॉम्बो टेस्ट सीरीज की और सॉरी कॉम्बो पेड बैच की। तो सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के लिए 2026 के लिए फर्स्ट पेपर जीके और मनोविज्ञान का हमारे पास है ये। सेकंड स्कूल लेक्चरर की है और रीट की है। फर्स्ट पेपर का है ये सारा का सारा मैटर। तो जो सेकंड ग्रेड का लेना चाहे वो सेकंड ग्रेड का लो, जो स्कूल लेक्चरर का लेना चाहते हैं वो स्कूल लेक्चरर का लो, जो रीट मेंस का लेना चाहते हैं वो रीट मेंस का लो। और अगर आप टीचर ही बनना चाहते हो तो आप जीके का कॉम्बो बैच भी क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक, आगे चलें। हाँ, अब मेवाड़ केसरी की उपाधि किस मेवाड़ के शासक को प्रदान की गई है? तो मेवाड़ केसरी की उपाधि मेवाड़ के महाराणा प्रताप को दी गई है। फिर देखो 1572 से 1573 में अकबर ने जोधपुर किसको दिया? तो अकबर ने जोधपुर बीकानेर के राय सिंह को दिया था। अब गौर से सुनना, हुआ क्या था कि 1564 में मालदेव का एक बेटा होता है राम, वो जाता है किसके पास? अकबर के पास, और चुगली करता है कि भाई मेरा जो भाई है चंद्रसेन वो बैठ गया है गद्दी पर और मैं नहीं बैठा हूं तो मेरी मदद करो। तो अकबर उसकी क्या कर देता है? सहायता कर देता है। कर दी सहायता। अब अकबर सहायता क्या करता है कि उसके साथ 1565 में वो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में क्या करता है? जोधपुर सेना भेजता है और फिर जोधपुर पे अधिकार कर लेते हैं। और फिर नागौर दरबार लगता है 1570 के आसपास। और उसी नागौर दरबार के बाद जो है 1572-73 के अंदर जो अकबर है जोधपुर का किसको सौंप के आ जाता है? बीकानेर के राय सिंह को। तो इतना आपको क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर उन दो सरदारों के नाम बताओ जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसब दी गई थी। तो ये सिंपल है, राजा मान सिंह और कोका अजीज। ये कोका अजीज है, इनको दो को मिली थी। फिर जहांगीर एवं मेवाड़ महाराणा के मध्य जो 1615 की संधि हुई है, मुगल मेवाड़ संधि, उसमें कौन सा कथन असत्य है? अब देखो, जब भी किले को लेकर या कोई सामरिक संधि होती है उसमें किले की मरम्मत कभी नहीं करवाई जाती है। इसमें देखो एक ही ऑड स्टेटमेंट है, जहांगीर के सभी जीते क्षेत्र वापस राणा को लौटा देंगे, बिल्कुल सही है। राणा को चित्तौड़ भी वापस दिया जाएगा लेकिन अब दुर्ग की मरम्मत भी करवा सकेगा, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। उसे ये इसी शर्त पे दिया गया था कि वो दुर्ग की मरम्मत नहीं कराएगा। तो ये जो कथन है यही असत्य है। राणा को मुगल दरबार में मनसब लेना अनिवार्य नहीं था, बिल्कुल सही। राणा ने जहांगीर की अधीनता क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी। तो जो गलत है वो सेकंड है। उन्होंने ये बोला था कि अब आप चित्तौड़ के दुर्ग का क्या नहीं कराओगे? वापस से रिनोवेट नहीं कराओगे, उसकी मरम्मत नहीं कराओगे। फिर देखो औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लगाया गया। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था और जिसने औरंगजेब का विरोध किया? तो ये राज सिंह है, सिंपल याद रखना ये कौन है? राज सिंह। फिर हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मान सिंह है ये, मान सिंह फर्स्ट। ठीक है, फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो रजब अली खां वीणा वादक है, आमिर जो है वो सितार वादक है, अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका है, रवि शंकर जो है वो नड़वादड़ नहीं है, नड़वादन जो है करना भील। अब राजस्थान में जोरावा क्या है? तो जोरावा जो है बेसिकली जैसलमेर साइड है ना, जैसलमेर साइड जो है एक विरह गीत है। कौन सा गीत है? विरह। अब विरह गीत कैसे कि जब पति परदेश चला जाता है कमाने के लिए, पति कहाँ चल जाता है? परदेश कमाने के लिए, तो फिर महिलाओं को, उनकी पत्नियों को उनकी याद आती है। तो जब पत्नी को उसकी याद आती है तो वो कौन सा गीत गाती है? जोरावा। बेसिकली आप ये याद रखें, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। तो अभी पिया रंगून गए हैं और कमाने के लिए, तो पीछे पत्नी को याद आ रही है, तो पति फोन करके कह रहा है कि चिंता मत कर, आ जाऊंगा साल भर में, खूब सारा पैसा कमा के लाऊंगा, तुम मजे से सोने के गहने बनाना। तो वही जोरावा है और ये क्या है? एक तरीके का विरही गीत है। और एक और वो गाना है ना, मुझे नींद न आए मुझे चैन, वैसा कुछ है, वो भी एक तरीके से झुरावा ही है। वो हिंदी पिक्चर्स बॉलीवुड का झुरावा गीत है। तो आप सोच लिया करो, दिमाग में इमेजिन कीजिए, खूब सारी चीजें इमेजिन करोगे ना, रटना नहीं पड़ेगा ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? तो संगीत के जयपुर घराने से जो संबंधित है, देखो जसराज तो नहीं हो सकते और भीमसेन जोशी भी नहीं है, ये दो तो नहीं है जयपुर से। गिरजा देवी संबंधित है पूछा है, तो मल्लिका अर्जुन मंसूर ये है। फिर देखो
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घोड़ी गीत, वर निकासी के समय, घुड़ चढ़ी रस्म के समय गाया जाता है, बिल्कुल। जच्चा गीत, परिवार में बालक के जन्म के समय, बिल्कुल। जल्ला, बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय, नहीं। जला गीत जो है ये गीत गाते हैं दुल्हन, जब दूल्हे की बारात आती है ना। जला गीत कब गाते हैं? जला बेसिकली, जला या इसको जलाल भी बोलते हैं कुछ जगहों पर। तो ये गाना तब गाया जाता है जब शादी होती है। तब क्या होती है? शादी। तो जो दूल्हे की बारात होती है उसको देखने आते हैं दुल्हन के घर के लोग। तो दुल्हन के घर के लोग जब बारात को देखते हैं तो वो कौन सा गाना गाते हैं? बारात को देखते हैं तब वो कौन सा गाना गाते हैं? वो गाते हैं जला गीत, है ना। जैसे आपने परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी का सीन देखा था, जिसमें परिणीति जो है वो ऊपर गैलरी से देख रही थी, दूल्हे की बारात देख रही थी, और उस समय वो एक गाना भी है, मेरे को गाना नहीं याद आ रहा है, इतना प्यारा गाना गाया था, परिणीति चोपड़ा ने खुद गाया था। तो आप वैसे ही दिमाग में इमेजिन कीजिए कि जब शादी हो रही होती है और दुल्हन जो है वो बारात को देखती है, या दूल्हे की बारात को दुल्हन के घर वाले देखते हैं, उस समय जो गीत गाया जाता है राजस्थान में उसे जला गीत कहते हैं। रसिया गीत बिल्कुल होली के उत्सव पर भरतपुर, धौलपुर में, भरतपुर के आसपास जो गाए जाते हैं, भरतपुर के अंदर, वो रसिया गीत है। ठीक, चलो। प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी किसने लिखा है? कन्हैया लाल सेठिया। अभी कन्हैया लाल सेठिया में चर्चा में रहे हैं, तो हमें कन्हैया लाल सेठिया के दो हिस्से करने हैं। एक इनका राजस्थानी लैंग्वेज में इन्होंने जो जो लिखा है वो, और एक जो इन्होंने हिंदी में लिखा है पहले, वो दोनों देखना है। पहले मैं हिंदी वाली बता देती हूँ कि हिंदी के अंदर इन्होंने जो भी काम किया है वो इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी के अंदर आपको एक तो वन फूल याद रखना है। क्या याद रखना है? वन फूल। दूसरा हिंदी के अंदर याद रखना है मेरा युग। मेरा युग ये भी इन्हीं की है, पर किस में है? हिंदी में है। तीसरा कौन सा याद रखना है हिंदी में इनका? देह विदेह, ये भी बड़ी फेमस है। और चौथी जो हिंदी के अंदर कन्हैया लाल सेठिया की फेमस है, आज हिमालय बोला। ये मैंने अभी हालिया में सुनी थी कहीं, आज हिमालय बोला। ये सारी इनकी हिंदी की इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब जो भी राजस्थानी में इनका इंपॉर्टेंट है, देखो मींझर पूछा हुआ है, आप लोगों को याद भी होगा। लील टांस पूछा हुआ है, ये भी आपको याद होगा, लीलटांस एक पक्षी है। शब्द जो है वो भी इन्होंने ही किसके अंदर लिखा है? राजस्थानी के अंदर। ठीक, इसके अलावा कुंकू, जो कुंकू है वो भी इन्होंने लिखी है, कुंकू, है ना। अपन कुमकुम का इस्तेमाल करते हैं ना, वही कुमकु। फिर मायड़ रो हेलो, ये अभी बड़ी फेमस चल रही है, मायड़ रो हेलो, मायड़ रो हेलो। फिर गलगचियां, फिर कौन सी याद रखनी है आपको? गलगचियां, ये भी पूछी जा सकती हैं। तो इसके कन्हैया लाल सेठिया के धरती धोरारी के अलावा ये दोनों चीजें भी आपको कंप्लीटली क्या रखनी है? बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर चलो आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कालबेलिया नृत्य सांपों के लोक के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। यह नृत्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है, बिल्कुल। इनटेंजिबल, अमूर्त लिस्ट में है, तो ये भी सही है। यह नृत्य मुख्यतः पंजाब, नहीं, ये मुख्यतः कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब जैसे ही थर्ड रॉन्ग होता है आपके सामने कथन सही है पूछा है, आंसर आ जाता है एक और दो। और कंचन सपेरा, गुलाबो सपेरा, कालू नाथ, ये सब जो हैं प्रमुख कलाकार हैं किसके? कालबेलिया डांस के, ये ध्यान रखना, है ना। वो काला कलर का कपड़ा पहन के जो डांस करता है ना, वही कालबेलिया डांस होता है, ठीक है। अरा करके ऐसा कुछ गाना होता है, वही है। अभी बात करते हैं रीट मेंस के मैत्रेयी बैच की। तो रीट मेंस के मैत्रेयी बैच की अभी तक हमारी 55 क्लासेस से ऊपर जा चुकी है रिकॉर्डिंग, और हम अभी एसएसटी और राजस्थान का जीके, मनोविज्ञान और आईसीटी लगातार क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं क्लासेस। और विटामिन एसएस भी इसमें दिया जा रहा है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो विटामिन एसएस को हम बुक के फॉर्म में भी क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी आगे प्लान है, ऐसा देखते हैं कंप्लीट होता है या नहीं। लेकिन इसका जो सरप्राइज था वो विटामिन एसएस का था। तो विटामिन एसएस को लेकर मेरा ये प्लान है कि मैं इसमें अच्छे से पढ़ा रही हूँ विटामिन एसएस को, और अगर सब कुछ ठीक रहा और अच्छा टाइम मिला मुझे तो फिर उसे मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में मार्केट में भी दूंगी। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है या जिन लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है मैत्रेयी बैच, जल्दी, क्योंकि आज ऑफर है, देर नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? देर नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो दे रही हूँ वो बदलते पैटर्न के अनुसार दे रही हूँ, और मैं खुद आपको ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी पढ़ा भी रही हूँ, और नोट्स भी उसी से बने हैं।
तो कल परसों पता है क्या है, मैं डिप्टी जेलर का एक पेपर देख रही थी, उसमें फिरोज खां तुगलक से क्वेश्चन आया था आय निर्धारण वाला। और सेम जब मैंने रीट मैत्रेयी बैच के लिए नोट्स बनवाए और मुगल का जो दिल्ली सल्तनत लिखवाया, तो मैंने फिरोज शाह तुगलक में वो नाम लिखवाया। तब तक मुझे ये पता नहीं था कि आरपीएससी ने पूछा। फिर मेरे को खुद को पेपर सॉल्यूशन देखने होते हैं और करने होते हैं आरपीएससी के और आरएसएमएमबी के, तो मैंने देखा वहां पे कि वो सेम चीज वहां पूछी हुई थी, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि ठीक है हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो इसीलिए एसएसटी के विद्यार्थी जो रीट मेन से एग्जाम दे रहे हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपको इस साल थर्ड ग्रेड एसएस से टीचर लगना है तो ये मैत्रेयी बैच को आप क्या नहीं करें, स्किप नहीं करें। ये अभी ऑफर है तो और अच्छा मौका है, आप इसे क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। हाँ, अब देखो लोक नृत्य की निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। अब देखो लोक नृत्य का कोई रिश्ता नाता नहीं होता है शास्त्रीय नृत्य से। तो देखो इसने क्या लिखा, इसमें शास्त्रीय तकनीकों का कठोर पालन, ये सबसे गलत है। लोक नृत्य फ्री है, शास्त्रीय तकनीकों का कठोर पालन शास्त्रीय नृत्यों में होता है। किस में होता है, शास्त्रीय नृत्य में। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल डांस फॉर एग्जाम्पल। क्या राजस्थान में कोई क्लासिकल डांस है? बिल्कुल है, राजस्थान के अंदर क्लासिकल डांस जिसे बोलते हैं कथक। जो कथक है वो क्लासिकल डांस है, उसमें फॉलो होगा रूल्स और रेगुलेशन। लोक नृत्य में कोई नहीं है, आप मजे से भांगड़ा कर सकते हो, आप मजे से घूमर कर सकते हो, वहां पे कोई कठोर पालन नहीं है। ये स्थानीय जीवन, रीति रिवाज और त्योहार को जो लगते हैं, साधारण जनता द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, परंपरा और संस्कृति का प्रतीक होते हैं। ठीक, चलो अब तेरे ताली नृत्य बड़ा फेमस है राजस्थान के अंदर, मुख्यतः कामड़ जाति की महिलाएं करती है, बिल्कुल रामदेव जी के सामने। ठीक है, बैठकर किया जाता है। ये कैसे किया जाता है, बैठकर। और पाली के जो नृत्यांगनाएं हैं वो बड़ी फेमस है। नर्तकियां अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में 13 मंजीरे बांधकर प्रस्तुत करती है, बिल्कुल। और जो नृत्य के दौरान ढोलक सारंगी नहीं बजाती, केवल मंजीरे और थाली नहीं, केवल मंजीरे और थाली नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो सही पूछा है, तो सही सिर्फ फर्स्ट और सेकंड है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मांगी ऐसा कुछ है, वो इनकी प्रमुख जो है कलाकार है मांगी बाई। और ये जो तेरे ताली डांस है इसमें पुरुष भाग नहीं लेते, पुरुष सिर्फ क्या बजाते हैं, वो थाली बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। अब देखो राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो जब भी शिकार की बात हो हमें एक ही चित्र शैली देखनी है, और वो कौन सी है, कोटा की। चित्रकार जो अपने आदमगत व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, और आपको पता है ये जयपुर के साहिब राम है। कौन है, जयपुर के साहिब राम। ईश्वरी सिंह का इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था, और तभी से पोर्ट्रेट चित्रण जो है वो शुरू हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। अब देखो चावंड और उदयपुर शैलियां कहाँ जाएगी, मेवाड़ में, लेकिन इन्होंने कहाँ डाल के दी है, ढूंढाड़ में, इसीलिए ये क्या हो गया है, इनकरेक्ट। हाड़ौती कोटा बूंदी सही है, मारवाड़ किशनगढ़ नागौर सही है, मेवाड़ नाथद्वारा और देवगढ़ सही है। अब देखो प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली की पेंटिंग है। तो जो गीत गोविंद है आपके, वो आपके मेवाड़ शैली की पेंटिंग है। किसकी पेंटिंग है, मेवाड़ शैली की। तो फर्स्ट। फिर चलो पशु पक्षियों व प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। अब देखो पशु पक्षी की बात हुई है तो आपको बूंदी दे रखा है ऑलरेडी, तो सही आंसर क्या होगा, बूंदी चित्र शैली। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ चित्रांकन शैली का नहीं था। तो शाहपुरा है, आसींद है, बेगू है, बर नहीं है। तो सेकंड आंसर होगा, है ना। ऑड देखो, एक चीज और सीखो, जब पेपर सॉल्व कर रहे हो और आरपीएससी पैटर्न को भयंकर बदल रही है तो डरो मत, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस को जिंदा रखो, और जो भी चीज ऑड दिखे, जो भी आपको लगे कि यार ये है ना गड़बड़ है, और वहां पे आपको ऐसा इंट्यूशन आएगा, जब थोड़ा प्रेशर कम फील करोगे ना, तो ऐसा इंट्यूशन आएगा कि ये चीज असंगत है, ऑड है, वही आंसर है। अब देखो यहाँ पे बर कितना ऑड लग रहा है, और ऑड लग रहा है तो आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, आंसर है। चलो, घाना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आरक्षण सॉरी आरक्षण नहीं, आकर्षण क्या है। तो मुख्य जो आकर्षण है वहाँ का, वहाँ के साइबेरियन सारस है। राज्य में महिला कृषकों को कृषि उपज मंडी समितियों में अपनी उपज के विक्रय के पश्चात ई भुगतान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि देने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो ये प्रारंभ की गई थी सावित्रीबाई फूले श्रमिक कल्याण योजना।
और इसमें अगर महिला जो है कृषक वो 50,000 का डिजिटल भुगतान करती है, 50,000 का डिजिटल भुगतान पर उसे 500 रुपए का जो प्रोत्साहन राशि है उसको सरकार उसके खाते में क्या करती है, डीबीटी करती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है। और अगर महिला जो है कृषक वो 1 लाख रुपए का डिजिटल भुगतान करती है तो सरकार उन्हें 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है वो क्या करती है, डीबीटी करती है, ताकि महिलाएं जो हैं वो डिजिटल भुगतान की तरफ क्या हो, थोड़ी इंक्लाइन हो। फिर देखो निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है। अब राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसकी स्थापना होती है 1974 में और इसका काम क्या नहीं है। तो देखो कृषिगत उत्पादों की कीमत निर्धारण करना, मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना, किसानों को प्रशिक्षण देना, विपणन प्रणाली में सुधार। विपणन प्रणाली में सुधार है, किसानों को प्रशिक्षण देना है, मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास भी करना है, लेकिन कीमत निर्धारण नहीं है, फर्स्ट नहीं है। और स्पेशली ये भी ध्यान रखना इसमें कि राजस्थान कृषि उपज विपणन एक्ट 1967, ये भी पूछा जा सकता है, राजस्थान कृषि विपणन एक्ट 1961 के प्रावधानों को लागू करना इसका उद्देश्य, और वो उद्देश्य जो प्रावधान है उसको लागू करना इसका क्या है, उद्देश्य है। और उसके प्रावधानों में यही है, मंडी क्षेत्र का संरचनात्मक विकास, किसानों को प्रशिक्षण देना, विपणन प्रणाली में क्या करना, सुधार करना। फिर देखो कृषि जिन्सों में समर्थन मूल्य की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, तो ये तो CACP है, कृषि लागत और कीमत आयोग, CACP। तो कृषि लागत और कीमत आयोग के द्वारा ही क्या की जाती है, ये डिमांड फिल की जाती है। फिर चलते हैं आगे। हाँ, दिवेर का युद्ध किन के मध्य हुआ है, तो बेसिकली दिवेर का जो युद्ध है आपके, ये किस किस के बीच में हुआ, दिवेर का युद्ध 1582 में होता है, दशहरा का दिन होता है। और महाराणा प्रताप कह देते हैं कि यार अब है ना मुगल साम्राज्य है इससे पूरी तरीके से क्या चाहिए, हमें छुट्टी चाहिए, और बस दशहरे का दिन होता है। और प्रताप को ये उम्मीद होती है कि यार अब मुगल साम्राज्य की खिचखिच हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार जो है सेरीमा सुल्तान खान, इन लोगों के बीच में क्या होता है, भयंकर रूप से युद्ध होता है। प्रताप की तरफ से अमर सिंह जो है वो सेरीमा सुल्तान से क्या करते हैं, गजब के लड़ते हैं। ये अकबर के चाचा जी हैं सेरीमा सुल्तान खान। और बेसिकली दिवेर के युद्ध के बाद अकबर हथियार डाल देता है और कभी वापस मेवाड़ पे क्या नहीं करता, आक्रमण नहीं करता। फिर देखो निम्न में से किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको सीधा याद रखना होगा, ये ग्रेनविल ऑस्टिन का है। किसका है, ग्रेनविल ऑस्टिन का। फिर चलो, भारत के संविधान के निम्नांकित लक्षणों में से कौन सा एक संसदीय प्रणाली से संबंधित नहीं है। अब संसदीय प्रणाली हमने किससे कॉपी मारी है, ब्रिटेन से, ठीक है। अब जब हमने इसे ब्रिटेन से कॉपी मारा है तो इसमें दोहरी कार्यपालिका होगी, बिल्कुल। कौन कौन सी होती है दोहरी कार्यपालिका, नाम मात्र की और वास्तविक, तो पहला तो सही है। और लोकसभा का प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होगा, ये भी सही है। मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व 75-3 बिल्कुल सही है, लेकिन सूची प्रणाली नहीं है। लिस्ट सिस्टम जो है वो आपके अध्यक्षात्मक में चलता है, किस में चलता है, अध्यक्षात्मक में चलता है, यहाँ नहीं चलता, तो 4th आउट। फिर देखो भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली, जो फेडरल सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, संघात्मक प्रणाली है, वो किस विदेशी संविधान से ग्रहण की गई है, तो सिंपल ये कनाडा से ली है हमने। किससे ली है, कनाडा से। तो जो आपका टॉपिक है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, उसी से ये क्या किया गया है, क्वेश्चन लिया गया है। आगे चले, चलो। हाँ, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। अब राज्यपाल को मैं तो वैसे डिफाइन ही क्या करती हूँ कि ये तो एजेंट है, केंद्र का क्या है, केंद्र सरकार का एजेंट है। तो ये केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, कड़ी है राज्यपाल, इसको याद ही ऐसा करा कीजिए, एजेंट। एजेंट 007 है ये, राज्य के अंदर किसका, केंद्र का। तो हम ये कह सकते हैं केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, ये कड़ी है। केंद्र का अभिकृता नहीं कहते, इसको हम क्या कहेंगे, केंद्र का कड़ी है, दोनों के दोनों। स्वस्थ भूमिका पूछी है ना, देखो स्वस्थ भूमिका पूछी है, यहाँ पे ध्यान रखना, स्वस्थ भूमिका यही है कि वो केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, कड़ी है। लेकिन अगर पूछ ले राज्यपाल है, अगर सिंपल पूछ ले राज्यपाल है,
तो क्या हो जाएगा, राज्यपाल है। तब क्या आंसर करना होगा, केंद्र का एजेंट है। तब ये करना होगा कि केंद्र का क्या है, एजेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो कौन सा कथन सही है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, बिल्कुल, पीओपी पर निर्भर करती है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से च्युत कर सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर कभी भी निर्भर नहीं करती है। यही स्टेटमेंट फोर्थ जो है वो क्या है आपका, गलत है। तो चौथा स्टेटमेंट क्या है, हटा दो, गलत है। चलें आगे। हाँ, विधानमंडल द्वारा पारित किस विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है। तो अनुच्छेद 200 में दे रखा है कि बिल पर वो क्या करता है। तो बिल पे वो तीन ही चीजें करता है, या तो बिल को हाँ कहता है, या पुनर्विचार के लिए भेजता है वापस विधानसभा में, और या राष्ट्रपति के लिए क्या करता है, रिजर्व करता है। राष्ट्रपति के लिए क्या करता है, रिजर्व। तो अब ऑप्शन देखो, स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, करेक्ट। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को भेज सकता है, ये भी सही। और राष्ट्रपति के लिए रिजर्व भी रख सकता है। तो ऑल सारे सही हैं, ठीक। चलो, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, नहीं। और अभी करंट याद रखना, आरपीएससी के अंदर मेंबर्स बढ़ा दिए हैं गवर्नमेंट ने। मेंबर्स क्या करती हैं, 7 से बढ़ाकर 10 कर दिए हैं। अब याद रखना, अभी बढ़ाए हैं भजन लाल जी ने, यही एक सुधार किया है ना। ऐसे तो नहीं कि आरपीएससी को ये कहे कि तुम ढंगे क्वेश्चन पेपर बनाओ, पेपर आउट मत करो, भर्तियों में गड़बड़ी मत करो, बस मेंबर बढ़ा दिए ये। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनिमय पारित किया गया था, ये सही है, पहला गलत है। मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, बिल्कुल। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई है, बिल्कुल, 22 दिसंबर 1949 को इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। और करंट पढ़ लेना आरपीएससी का अच्छे से, मेंबर बढ़ा दिया है भजन लाल जी ने। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को, करेक्ट। संविधान के अनुच्छेद 234 बिल्कुल इनसे संबंधित है। न्यायिक शक्ति है, याद है, राज्यपाल पढ़ाया है मैंने, जिन्होंने पेड बैच लिया है उन्होंने राज्यपाल पढ़ा है मुझसे, ठीक है। तो 234 जो है वो क्या है, न्यायिक शक्ति है राज्यपाल की। और जिसमें आरपीएससी मेंशन है 315 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है, सही। प्रारंभ में एक अध्यक्ष 3 सदस्य, गलत, गलत है ये, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू। फिर आ जाओ, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। उसको पद से आप कैसे हटा सकते हो, विधानसभा में आप महाभियोग लाओगे, बिल्कुल नहीं। संसद में महाभियोग लाओगे, बिल्कुल नहीं। राज्यपाल के को उच्च न्यायालय की जांच के बाद नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। फिर देखो, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने को प्राधिकृत करता है। तो ये तो सिंपल आर्टिकल का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243 भ। अब मैं पानी पी लूं, फिर हम क्या करते हैं, आगे के सारे क्वेश्चंस देखते हैं। आगे चलें। चलो, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व किसका है। तो किसका है, राज्य निर्वाचन आयोग का है। फिर देखो, सादिक अली समिति का संबंध किससे है। तो सादिक अली समिति का संबंध राजस्थान में पंचायती राज से है, तो फर्स्ट। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख सही है। 243 एस वार्ड समितियों का गठन और संरचना, ये भी सही है। ZE महानगर योजना सही है। ZC जिला योजना समिति का गठन, ये गलत है। देखो, जिला योजना समिति का जो गठन है वो आपके 243 ZC के तहत नहीं होता, ये होता है 243 ZD के तहत। तो फिर 243 ZC क्या है। तो 243 ZC को याद रखना, 243 ZC जो है वो कहता है कि जो संविधान का
भाग 9A है, संविधान का भाग 9A है, वो कुछ नगरीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, कुछ नगरीय क्षेत्रों पे लागू नहीं होता, क्षेत्रों पे लागू नहीं होता। ये क्षेत्र कौन से होते हैं? ये क्षेत्र होते हैं अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र। और कौन से? जनजाति क्षेत्र। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आगे एग्जाम में आने की संभावनाएं मैक्सिमम है, 100% है। तो 243 ZC को ध्यान रखना कि संविधान का जो भाग 9A है उसको कुछ क्षेत्रों पर क्या नहीं होता, कुछ नगरीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, जैसे अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र हैं उन पे लागू नहीं होता। 243 ZD के अंदर जिला योजना समिति है। फिर चलो राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म को पहचाने। तो जो सही युग्म है पंचायती राज के संबंध में वो एक ही है, और वो कौन सा है? गिरधारी लाल व्यास कमेटी 1973। बाकी सारे जो ईयर है वो मिसमैच्ड है। फिर देखो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसने किया? ये तो अगर एकदम इजी, इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। वर्ष, हाँ अब देखो वर्ष 2024 में अनुमानित खरीफ खाद्यान्न उत्पादन कितना है भारत के अंदर? तो 1647.05 लाख मीट्रिक टन, इकोनॉमिक सर्वे से। फिर 2024 के खरीफ सीजन में खाद्यान्न उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत का क्या हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे है कि यहाँ प्रतिशत में पूछा है, ये क्वेश्चन पूरा गड़बड़ है, और यहाँ पे आंसर मीट्रिक टन वाला है 89.37। तो ये क्वेश्चन क्या है? डिलीट। फिर आ जाओ 57, भारत की कृषि आय में पिछले एक दशक में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि भाई कृषि आय में पिछले एक दशक में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो 5.23। कितना रहा है? 5.23। फिर देखो विश्व के कुल अनाज उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? अगेन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कुल अनाज उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? तो भारत का योगदान है 11.6% का, याद रखना। फिर देखो भारत में पुष्प कृषि उद्योग की विशेषता क्या है? ये 100% निर्यात नीति वाला उभरता हुआ उद्योग है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, फ्लावर इंडस्ट्री जितनी भी है ना उसकी। फिर भारत में अंगूर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? तो अंगूर उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है? महाराष्ट्र। फिर देखो प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है वो राष्ट्रीय कृषि जो योजना है कृषि विकास उसका अंग है, और इसके तहत जो आपके छोटे और सीमांत किसान हैं उन्हें 55% वित्तीय सहायता मिलती है, और जो इसके अलावा अन्य किसान हैं उनको कितना मिलता है? अन्य किसान को, तो अन्य किसान को मिलता है 45%। तो अन्य किसान पूछ ले तो आ जाएगा 45%, और अगर छोटे और सीमांत जैसे पूछा है उसमें कितना है? 55% है। तो राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना का ये क्या है? भाग है। राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना का ये भाग है, और इसमें छोटे और सीमांत किसानों को कितना देना है? 55%, और अन्य किसानों को कितना देना है? 45%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, बिल्कुल करेक्ट। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, गलत। उत्तर से दक्षिण की ओर वो क्या होती है? वो बढ़ती है। उत्तर से दक्षिण की ओर वो क्या करती है? बढ़ती है। और कैसे पता चलेगा? आप देखो पश्चिमी घाट का सबसे उच्च शिखर केरल के अंदर अन्नाई मुड्डी है, और ये जो अन्नाई मुड्डी है ना इसका जो हाइट है वो है 2695 मीटर। तो ये इस बात का प्रूव है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करती है? बढ़ती है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। भारत में 2019 तक तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा में 7% वृद्धि की संभावना है, तो इससे कृषि उत्पादकता में कितनी गिरावट आ सकती है? तो बेसिकली ये तो बहुत ही भयंकर फैक्ट है जो कि आपका इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, और वहीं से मैंने ये फैक्ट को क्या किया है? उठाया है। तो 2099 तक अगर इतना तापमान बढ़ता है और इतना वर्षा में वृद्धि होता है तो कृषि उत्पादकता गिरेगी, और गिर के कितनी गिरेगी? 8.12%, याद रखना। चलो
अब निम्नलिखित कथनों पे विचार करो। हिमालय भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। करेक्ट। 3 भागों में बांटा गया है, शिवालिक और मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय। बिल्कुल सही है भाई। हिमालय पर्वत श्रृंखला टेक्टोनिक क्रिया से बनी है, बिल्कुल प्लेट टेक्टोनिक से बनी है। तो कौन सा कथन सही है? तीनों ही सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। चलो, भारत के उत्तर भारतीय मैदान की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। यह मैदान नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बना है। बिल्कुल सही। यह विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता है। बिल्कुल। इस क्षेत्र में जल स्तर उच्च होता है जिससे सिंचाई क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। बिल्कुल, जल क्षेत्र वाटर लेवल ऊपर है इसलिए सिंचाई आसान हो जाती है। तो सारा का सारा कथन क्या है? यहाँ पे भी सही है। फिर भारतीय रेगिस्तान के बारे में कौन से कथन सही है? तो देखो, भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो ये सही है। 150 मिमी से भी बहुत कम बारिश होती है। तो 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। लूणी इसकी एकमात्र बड़ी नदी है। तो ऑल आर करेक्ट, उक्त सभी सही हैं। फिर देखो, कौन सा समूह प्रवाल भित्तियों से बना है? तो देखो, प्रवाल भित्ति और प्रवाल समूह जो हैं उससे बने हुए, मूंगे की चट्टानों से जो बने हैं वो है लक्षद्वीप। कौन से हैं? लक्षद्वीप। सिंपल। फिर भारत के तटीय मैदानों की प्रमुख विशेषताओं में कौन सा सही नहीं है? तो तटीय मैदान के बारे में पूछा है। अब देखो, तटीय कोस्टल एरियाज के बारे में, और क्या पूछा है? सही नहीं है। तो मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। बिल्कुल। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट अधिक चौड़ा है। ये भी सही है। तटीय मैदान ज्वार भाटा के प्रभाव से अछूते रहते हैं। ये गलत है। तटीय मैदान पे तो ज्वार भाटा होगा ही। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। भारत के कौन से भौतिक प्रदेश को प्राकृतिक बंदरगाहों वाला तट कहा जाता है? तो प्राकृतिक बंदरगाहों वाला तट है आपका मालाबार कोस्ट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। वहां पे इस ऐसी स्ट्रक्चर है, देखो ऐसी, नीचे ऐसी स्ट्रक्चर है और इसी दंतुरित संरचना के कारण, इसी दंतुरित संरचना के कारण जो है इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक बंदरगाहों वाला तट। तो यहाँ पे आराम से जो टाइड आती है और अंदर तक आती है टाइड, और आराम से जहाज क्या आ सकता है? अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होने के कारण ही हम ये कहते हैं कि भाई वहाँ पे सारा सिस्टम क्या है? फिक्स है। फिर देखो, निम्न में से कौन सी संरचना ज्वालामुखी उद्गार से बनी है? तो ये तो साफ दिख रहा है। ज्वालामुखी उद्गार से कौन बना है? हमारा दक्कन ट्रैप। कौन बना है? हमारा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो है 66.25 मिलियन वर्ष पहले, मिलियन वर्ष पहले बना था। और ये क्रिस्टेशियस काल में बना है। कौन से काल में बना है? क्रिस्टेशियस काल के अंदर। तो ये दक्कन ट्रैप है। कौन है ये? दक्कन ट्रैप। फिर देखो, हाल ही में मलेशिया में आयोजित मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कोमल वैष्णव ने, जो इसका संबंध राजस्थान से है। जिसका संबंध किससे है? राजस्थान से है। इनका, ये जालोर की है लेकिन इनके पिताजी जो हैं वो बम्बई रहते हैं। ये बेसिकली किसके, कहाँ से हैं? जालोर से हैं। तो मलेशिया के कोटा किनाबू में, कौन सी जगह है मलेशिया में? कोटा किनाबू। कोटा किनाबालू जो जगह है मलेशिया की, वहां पे ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें कोमल वैष्णव जो है वो जीती थी। फिर देखो, 19 से 25 जून 2025 तक रोहतक में आयोजित 6ठी जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने रजत पदक जीते हैं? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ये हैं अर्जुन और टीकम सिंह। फिर देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो कि बिहार में हो रहे थे, उसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने डिस्कस थ्रो में 1.7 किलो में 63.18 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड बनाया? तो बालक वर्ग के अंदर अपने 5वें प्रयास में, 5th अटेम्प्ट में 63.18 मीटर किसने फेंका? ये फेंका हसराज धायल ने, और गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता? गोल्ड मेडल। और इसी सेम प्रतियोगिता में याद रखना, रजत पदक भी राजस्थान से है। रजत पदक भी किससे है? राजस्थान से है। और उसमें व्यक्ति जो है वो हैं, उसमें जो बच्चे हैं वो हैं विशाल कुमार। कौन है वो? वो है विशाल कुमार। ये भी राजस्थान के हैं। ये भी किसके हैं? राजस्थान के हैं। और इन्होंने जो थ्रो किया है, डिस्कस थ्रो, वो किया है 57.59 मीटर। तो उन्होंने जीता गोल्ड मेडल। इन्होंने, हंसराज धायल ने बालक वर्ग के अंदर क्या जीता?
स्वर्ण पदक, और राजस्थान से ही जो रजत पदक है वो विशाल कुमार ने 57.59 मीटर में जीता था। क्लियर? चलें आगे। चलो अब देखो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जो है सेकंड, उसका आपको क्या पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं। तो देखो याद रखना, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जो है वो मोदी जी ने शुरू किया था 2024-25 में, और ये कब तक रहने वाला है, ये रहने वाला है 2028-29 तक। तो सही आंसर क्या होगा, 2028-29। तो 29 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसको मंजूरी जो है वो कैबिनेट ने 4 अप्रैल 2025 को दी है। इसमें सीमावर्ती जो गांव है, कैबिनेट की मंजूरी इसको मिलती है 4 अप्रैल 2025 को, वाइब्रेंट विलेज 2 को। और इसका उद्देश्य यही है कि जो सीमावर्ती गांव है उनको समृद्ध करना है। सीमावर्ती जो गांव है उनको क्या करना है, समृद्ध करना है। अब राजस्थान के किस लेखक को वयवंदन पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान के लेखक जिन्हें वयवंदन पुरस्कार मिला है वो है राजेंद्र मोहन शर्मा। अब ये वयवंदन प्राइज क्या है, ये कोई बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट तो प्राइज है नहीं, ये एक मतलब मिड कैटेगरी का प्राइज है। इसका पूरा नाम है गोपाल सिंह उदावत, गोपाल सिंह उदावत वयवंदन प्राइज। दैनिक भास्कर में न्यूज आई थी, और आजकल आरपीएससी कुछ भी पूछ लेती है करंट अफेयर्स के नाम पे, तो फिर ये देना पड़ा। तो ये पुरस्कार दिया है राजेंद्र मोहन शर्मा को। उनका कहानी संग्रह है, उनका क्या है, कहानी संग्रह है उड़ान। क्या नाम है उसका, कहानी संग्रह का उड़ान। इसका अनुवाद हुआ है, इसके अनुवाद के लिए दिया है, अनुवाद के लिए इनको क्या किया है, दिया है। ठीक, चले चलो। डॉक्टर अनुपमा सोनी, ये सैनी नहीं है, ये सोनी है। अनुपमा सोनी और कुलदीप पवार को किस क्षेत्र के अंदर सम्मानित किया गया है? तो बेसिकली अभी जो है गवर्नमेंट ने 2 लोगों को प्राइज दिया है भीमराव अंबेडकर जयंती वाले दिन। कौन से दिन? भीमराव अंबेडकर जयंती वाले दिन 2 लोगों को प्राइज दिया है, और वो 2 लोग हैं अनुपमा सोनी और कुलदीप पवार। अनुपमा सोनी को मिले हैं प्राइज के तौर पे 51,000 रुपए, और कुलदीप पवार को दिए हैं 1 लाख रुपए, और महिला उत्थान के लिए दिए हैं। किसके लिए दिए हैं? महिला उत्थान के लिए। अब निरामय राजस्थान अभियान, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री ने क्या किया था, शुरू किया था। फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार, विशेष स्वरोजगार योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही। लाभार्थी की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही। राज्य सरकार 1 लाख की अनुदान राशि अनिवार्य रूप से देगी नहीं, 50% या 50,000। तो राज्य सरकार 50,000 लिखा वही है, ऋण राशि का 50% सब्सिडी देती है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, रॉन्ग है। अब इसके लिए शर्तें भी है कि जो विशेष योगजन है वो राजस्थान का क्या होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए। इवन एज ग्रुप भी डिफाइन कर रखी है। इवन क्या डिफाइन कर रखी है, एज ग्रुप भी। एज ग्रुप क्या है कि वो 18 से 55 वर्ष की आयु का होना चाहिए, और उसको 40% से ज्यादा, या तो 40% या 40% से ज्यादा क्या होना जरूरी है, विकलांग होना भी जरूरी है। विकलांगता होना भी क्या है, जरूरी है। ये भी इसी के क्या है, प्रावधान है। ठीक, चलो। पर्यावरण दिवस पर 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार किन्हें प्रदान किए गए? तो जल पुत्र पुरस्कार बिल्कुल राजस्थान पत्रिका को दिया गया, और वृक्ष बंधु पुरस्कार IGML गर्ग को दिया, क्योंकि उन्होंने 4.5 लाख पौधे लगाए थे। तो बोथ आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। अब बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2030। याद रखना, मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी बार बार बोला है, तो 2030। और अब यहाँ से आपके साइको के क्वेश्चन है। तो साइको के क्वेश्चन की मैं आपको क्या नहीं दूंगी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, और ना मैं यहाँ पे आपके डाउट दूर कर सकती हूँ। तो जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूंगी अकॉर्डिंग टू आंसर की। तो भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम क्या है? तो भाषा विकास की पूर्णावस्था, 4th इसका सही आंसर है। फिर चलो, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? 82। तो इसका सही आंसर है सरल गणित समस्याएं करना। फिर देखो 83, उत्तर बाल्याकाल का समय कब होता है? तो उत्तर बाल्याकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। थर्ड। फिर देखो 4th, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि और लब्धि कितनी होगी, ये आपको क्या करना है इस समय
बताना है। तो एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 100। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? ये सेम क्वेश्चन क्या हो गया है? रिपीट हो गया है। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? सरल गणित समस्याएं हल करना। अब देखो, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है 86। देखो, अभिवृद्धि, तो अभिवृद्धि का उपयोग आप किसके लिए करोगे? शारीरिक विकास के लिए। फिर आप प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के बुद्धि परीक्षण के लिए क्या उपयुक्त समझते हैं? कि जो प्रारंभिक कक्षा में है उसके लिए क्या जरूरी है? तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। थर्ड, फिर देखो, बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्व अवस्था कहा जाता है। ये किसने कहा है? तो ये मेरे को याद हो गया अब आंसर, पेपर सॉल्यूशन कराते कराते, J.S. रॉस। फिर देखो, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये क्वेश्चन के आंसर भी मुझे क्या हो गए हैं अच्छे से याद। शिक्षण कार्य को सफल और प्रभावी बनाने के लिए। किसके अनुसार सीखने का आदर्श काल शैशव अवस्था है? तो ये किसने कहा? ये वैलेंटाइन ने कहा है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। तो यानी कि अगर आप कुछ भी ढंग से एक बार पढ़ लोगे तो भी चीजें क्या हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। एडवर्ड डी बीनो ने गिलफर्ड के अपसारी चिंतन के संप्रत्यय को एक नाम दिया, और वो क्या नाम दिया? वो दिया पार्श्विक चिंतन। फिर देखो, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक, तो वो है खेल का मैदान। हाँ, बच्चों सबसे ज्यादा खेल के मैदान में पनपता है उनका दिमाग। बालक में सृजनात्मकता की शक्ति कहलाती है। क्या कहलाएगी? अंतर्निहित होगी वो, नवीन क्षमता होगी और वो उत्पादक क्रिया होगी। उपरोक्त सभी। चलो, विकास और अभिवृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो जो इसमें असत्य है कि विकास और अभिवृद्धि दोनों सतत रूप से जीवन पर्यंत चलते हैं, नहीं भाई, रुकते भी हैं। फोर्थ जो है वो आपका आंसर होगा। फिर वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सेम क्वेश्चन जो है वो आ गया है, वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वृद्धि के संबंध में कि बुद्धि की लंबवत, ये बुद्धि है। हाँ, मैं ही कहूँ ये वृद्धि क्यों है? बुद्धि है। बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, सेकंड स्टेटमेंट। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है? अगला क्वेश्चन क्या है कि विकास के बारे में कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य है? तो ये भी मुझे आंसर याद हो गया है। विकास जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, नहीं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। चलें आगे। चलो, कल्पना का शिक्षा में क्या स्थान है? तो कल्पना जो है वो सृजनात्मकता में सहायक है। किसमें सहायक है? सृजनात्मकता में। फिर देखो, अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति को मदद करती है। तो अमूर्त बुद्धि जो है समस्या सुलझाने में क्या करती है? प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मदद करती है। फिर निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में असत्य है? तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, ये स्टेटमेंट जो है असत्य है। फिर आप देखो, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार, तो इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का और वय संधि का सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो फोर्थ। ठीक, तो फिर से एक बार, वरिष्ठ अध्यापक खोज परीक्षा और जन्माष्टमी का महा ऑफर। तो आज जन्माष्टमी है, आप छोड़िएगा नहीं ऑफर को और परचेज कीजिएगा। उम्मीद है कि आप करेंगे। तो चलो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।